हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के बैकवर्डनेस और पॉवर्टी से रिलेटेड एक सिद्धांत डिस्कस किया था जिसे हमने निर्धनता का दुष्चक्र कहा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अलग विकसित देशों के विकास के संबंध में ही एक और सिद्धांत या मॉडल की बात करेंगे जिसका नाम है लुईस मॉडल ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। श्रम की असीमित पूर्ति का लुईस मॉडल। अलग विकसित देशों में क्या होता है, ज़्यादातर अदृश्य या छिपी बेरोजगारी जिसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं वो पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितने व्यक्ति चाहिए उससे अधिक व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं, और अगर उन कुछ व्यक्तियों को काम पर से हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादन में कोई भी कमी नहीं होगी। इस प्रकार जो ये एक्स्ट्रा श्रमिक लगे हुए हैं, इन श्रमिकों की जो सीमांत उत्पादकता है वो ज़ीरो है। और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये वाली जो प्रॉब्लम है अदृश्य बेरोजगारी की या छिपी बेरोजगारी की समस्या काफ़ी गंभीर है। तो अलग विकसित देशों में ही छिपी हुई बेरोजगारी को एक पूंजी निर्माण के साधन के रूप में यूज़ किया है लुईस ने, और अपना एक मॉडल दिया जिसे श्रम का असीमित पूर्ति सिद्धांत कहा जाता है। प्रोफेसर W.A. लुईस ने अपने फेमस जो एक आर्टिकल या लेख जिसका नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, जो कि मैनचेस्टर स्कूल नामक पत्रिका में मई 1954 में प्रकाशित हुआ था, उसमें ये मॉडल डेवलप किया या उसमें ये मॉडल दिया। परंपरावादी या क्लासिकल इकोनॉमिक्स की भांति लुईस भी ये मानते हैं कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें जो जीवन निर्वाह के बराबर मजदूरी, अब ये जीवन निर्वाह के बराबर मजदूरी का मतलब होता है वो मिनिमम इनकम या वो न्यूनतम आय जो एक लोगों के बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने के लिए या जीवन निर्वाह के लिए ज़रूरी होती है, उसे जीवन निर्वाह मजदूरी कहा जाता है। तो लुईस ये मानते हैं कि अलग विकसित देशों में जीवन निर्वाह के बराबर मजदूरी की दर पर जो श्रमिकों की अनलिमिटेड सप्लाई पाई जाती है या असीमित पूर्ति पाई जाती है, उनका ये मानना है कि इस अनलिमिटेड सप्लाई को ही विकास के रूप में यूज़ किया जा सकता है। उनके अकॉर्डिंग आर्थिक विकास तब होगा जब श्रमिकों को इसमें उन्होंने दो क्षेत्र माने, एक तो सब्सिस्टेंस सेक्टर माना है और दूसरा है कैपिटलिस्ट सेक्टर। वो आगे हम डिटेल में भी एजम्पशंस में भी इसकी बात करेंगे कि एक जीवन निर्वाह क्षेत्र है और दूसरा है पूंजीवादी क्षेत्र। तो इन्होंने कहा है कि श्रमिकों को जीवन निर्वाह क्षेत्र से पूंजीवादी क्षेत्र में लगाने से पूंजी संचय को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए आर्थिक विकास के लिए पूंजी संचय क्योंकि ज़रूरी होता है, इसलिए उनका हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि जो श्रमिक हैं, जो एक्स्ट्रा श्रमिक हैं, उनको निर्वाह क्षेत्र से हटाकर पूंजीवादी क्षेत्र में लगाया जाए ताकि कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ावा मिले और आर्थिक विकास संभव हो सके। तो इस तरह से जो लुईस हैं वो अलग विकसित देशों में पाई जाने वाली जो श्रम की असीमित पूर्ति है उसको एक पूंजी निर्माण के साधन के रूप में यूज़ करके आर्थिक विकास पर बल देते हैं। तो इसके बाद हम इनकी मेन अजम्पशंस की बात कर लें कि जो लुईस का मॉडल है वो कौन कौन सी मान्यताओं पर आधारित है। सबसे पहली अजम्पशन है कि देयर इज़ अ ड्यूअल इकोनॉमी, दोहरी अर्थव्यवस्था है या अर्थव्यवस्था में दोहरापन पाया जाता है। दोहरापन का मतलब है इसमें अर्थव्यवस्था में दो तरह के क्षेत्र हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि एक तो मॉडर्न अर्बन और जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो है जिसे पूंजीवादी क्षेत्र कहा जाता है, और दूसरा हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जिसमें मतलब ओवर पॉपुलेटेड रूरल सेक्टर आ जाता है, जिसमें एग्रीकल्चर मेन आ जाती है, उसे सब्सिस्टेंस सेक्टर का नाम दिया गया है। तो अर्थव्यवस्था में दोहरापन है, एक पूंजीवादी क्षेत्र एग्जिस्ट करता है और दूसरा पिछड़ा प्राथमिक क्षेत्र। दूसरी बात, जो सब्सिस्टेंस सेक्टर है, जो पिछड़ा या प्राथमिक क्षेत्र है, उसमें किसी भी तरह की पुनरुत्पादक पूंजी का प्रयोग नहीं होता, रिप्रोड्यूसिबल कैपिटल का यूज़ नहीं होता। और लेकिन जो दूसरा क्षेत्र है, मॉडर्न क्षेत्र है या हम कहें जिसे पूंजीवादी क्षेत्र है, उसमें पुनः उत्पादन होने वाली पूंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है द प्रोडक्शन इन द एडवांस्ड या मॉडर्न सेक्टर इज़ हायर देन द प्रोडक्शन इन ट्रेडिशनल और बैकवर्ड सेक्टर, कि पूंजीवादी क्षेत्र की तुलना में जो या हम कहें निर्वाह क्षेत्र में काफ़ी कम उत्पादन है, या हम कहें कि पूंजीवादी क्षेत्र में निर्वाह क्षेत्र की तुलना में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ लेबर इज़ परफेक्टली इलास्टिक एट द सब्सिस्टेंस रेट ऑफ वेजेस, मजदूरी के जीवन निर्वाह स्तर पर श्रमिकों की पूर्ति पूरी तरह से लोचदार है, परफेक्टली इलास्टिक है। नेक्स्ट है
cost of training and improvement of skill of the unskilled laborer remains constant। कि जो इकॉनमी में अनस्किल्ड लेबरर हैं, जिनको काम नहीं आता, काम करने का हुनर नहीं है, उनको अगर हमने ट्रेंड करना है, प्रशिक्षण देना है, उनकी कुशलता बढ़ानी है, तो उसकी जो लागत है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहेगी। नेक्स्ट है एक्सपांशन ऑफ प्रोडक्शन इन कैपिटलिस्ट सेक्टर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। कि जो पूंजीवादी क्षेत्र है उसमें जो उत्पादन का विस्तार जो किया जाएगा वो अधिकतम लाभ प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है वेज रेट इज़ हायर इन द कैपिटलिस्ट सेक्टर कंपेयर टू द सब्सिस्टेंस सेक्टर। कि पूंजीवादी क्षेत्र में जो मजदूरी की दर है वो निर्वाह क्षेत्र की तुलना में अधिक होती है और जो प्राथमिक या निर्वाह क्षेत्र में यह दर काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ लुईस मॉडल। लुईस मॉडल की विशेषताएं, जिसमें मेन सबसे पहले फर्स्ट फीचर है मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर से रिलेटेड, कि श्रमिकों का एकत्रीकरण कैसे किया जाए। अलग विकसित देशों में जो असीमित श्रम शक्ति पाई जाती है उसको हमने एकत्रित करना है जीवन निर्वाह क्षेत्र से पूंजीवादी क्षेत्र की तरफ। इसके लिए उन्होंने कई सुजेशन दिए हैं कि किन किन व्यक्तियों को इसमें लाया जाए। उन व्यक्तियों को पूंजीवादी क्षेत्र में रोजगार देना चाहिए जो छिपी बेरोजगारी से पीड़ित हैं या अल्प रोजगार से पीड़ित हैं। दूसरा वो विमेन की भी बात करते हैं कि महिला श्रमिकों को भी पूंजीवादी क्षेत्र में रोजगार दिया जाना चाहिए। तीसरा वो बात करते हैं कि देश की पॉपुलेशन बढ़ने के कारण श्रम शक्ति में जो भी वृद्धि होती है उसे भी कैपिटलिस्ट सेक्टर में रोजगार दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर इन सभी तरह के जो श्रमिक हैं, जो जिनको पूंजीवादी क्षेत्र में रोजगार देने की वो बात करते हैं, अगर वो अनस्किल्ड हैं, अगर वो अकुशल हैं, तो उनको, लेकिन वो अकुशल है लेकिन पूंजीवादी क्षेत्र में कुशल श्रमिकों की ज़रूरत होती है। तो इसके संबंध में भी लुईस ये सुजेशन देते हैं कि देश में श्रमिकों की ट्रेनिंग की भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। ट्रेनिंग के बावजूद श्रमिक जो है वो समान रूप से कुशल बन जाएंगे और पूंजीवादी क्षेत्र में उनको रोजगार प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजीवादी अधिक्य या कैपिटलिस्टिक सरप्लस। क्योंकि जो पूंजी निर्माण की पूरी प्रक्रिया है वो पूंजीवादी अतिरेक या जिसको हम कैपिटलिस्टिक सरप्लस बोलते हैं उस पर ही डिपेंड है। तो अब हम ये जानेंगे कि ये कैपिटलिस्टिक सरप्लस या पूंजीवादी अधिक्य जनरेट कैसे होता है। तो इसको हम इस तरह से मेन देखेंगे कि जैसे कि हम जानते हैं कि अलग विकसित देशों में जब उद्यमी कैपिटलिस्ट सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो श्रमिकों की मांग बढ़ती है, और क्योंकि अलग विकसित देशों में श्रमिकों की पूर्ति की कमी नहीं है, पूंजीवादी क्षेत्र में जो श्रमिकों की पूर्ति है वो जीवन निर्वाह क्षेत्र से होने लग जाती है। जीवन निर्वाह क्षेत्र में तो श्रमिकों को केवल जीवन निर्वाह मजदूरी मिलती है, लेकिन वो अब पूंजीवादी क्षेत्र में जब काम करने के लिए आएंगे तो वो मतलब कई कारणों से जीवन निर्वाह मजदूरी से अधिक मजदूरी की डिमांड करते हैं। तो इस तरह से जो पूंजीवादी क्षेत्र है उसमें जो मजदूरी की दर है वो जो उत्पादक हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको थोड़ी ज़्यादा मजदूरी की दर देनी पड़ती है। या जनरली हम देखें, लुईस का मानना है कि ये जीवन निर्वाह मजदूरी से लगभग 30% अधिक होती है। इस ज़्यादा मजदूरी की दर पर ही जो मजदूर है काम करने के लिए तैयार होंगे। इसके कई कारण हैं, क्योंकि मान लो कि हमने क्या किया, निर्वाह क्षेत्र से फालतू श्रमिक हटा लिए, तो जिससे क्या होगा, जो निर्वाह क्षेत्र था, सबसिस्टेंट सेक्टर था, उसमें उत्पादन में वृद्धि होने से जो वास्तविक आय है क्या वो बढ़ जाती है, जिससे प्रेरित होकर जो श्रमिक हैं वो पूंजीवादी क्षेत्र में काम करने के लिए ऊंची मजदूरी की डिमांड करेंगे। और अभी हमने देखा कि जैसे मान लो हमने फालतू श्रमिक हटा दिए, और तो फालतू श्रमिक वो हटाएं जिनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो थी, तो उनको हटा लेने से कुल उत्पादन भी उतना ही बना रहा। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो बचे हुए श्रमिक थी उनकी जो औसत उत्पादकता है, जो वास्तविक आय वो बढ़ जाती है, जिससे प्रेरित होकर पूंजीवादी क्षेत्र में जाने वाले श्रमिक भी ऊंची मजदूरी की डिमांड करते हैं। हालांकि मजदूरी की दर वो ज़्यादा डिमांड करते हैं और वो मजदूरी की दर पूंजीवादी क्षेत्र उनको दे भी देते हैं, फिर भी पूंजीवादी क्षेत्र को कुछ लाभ भी होता है। क्योंकि इन मजदूरों की जो सीमांत उत्पादकता है वो काफ़ी अधिक होती है, और वो जितनी इनको वो मजदूरी देते हैं उनसे ज़्यादा होती है, जिससे जो मतलब उद्यमियों को या जो उनको जीवन मजदूरी से कुछ अधिक मजदूरी देने के बावजूद भी लाभ प्राप्त होता है। तो इसी लाभ को ही लुईस ने कैपिटलिस्टिक सरप्लस या पूंजीवादी अधिक्य का नाम दिया है। और जब उद्यमी इस अधिक्य को आगे इन्वेस्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, श्रमिकों की और अधिक डिमांड बढ़ेगी, पूर्ति क्योंकि पूर्णतः लोचदार है और श्रमिक वर्तमान मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार भी हैं। तो इसलिए
पूर्ति बढ़ने से पूंजीवादी अधिक्य में और वृद्धि होगी। उद्यमी जो है वो वर्ग फिर पूंजीवादी अधिक्य को निवेश करेंगे और अधिक श्रमिकों की मांग करेंगे, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और इस तरह से आर्थिक विकास की दर तीव्र हो जाएगी और इस तरह से आर्थिक विकास की प्रक्रिया चलेगी अकॉर्डिंग टू लुईस। ये विकास प्रक्रिया किस तरह से चलती है इसको हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। जैसा कि ओ एक्स एक्सिस पर लेबर नंबर ऑफ लेबर्स को दिखाया गया है और ओ वाई एक्सिस पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और वेज रेट शो की गई है। डब्ल्यू डब्ल्यू जो रेखा है वो पूंजीवादी या कैपिटलिस्टिक सेक्टर की वेज रेट को शो कर रही है। ओ एस ये पूरी लाइन नहीं बनाएगी है, ये सब्सिस्टेंस या मतलब जो सब्सिस्टेंस सेक्टर है उसकी वेज रेट को शो कर रही है जो कि पूंजीवादी क्षेत्र की मजदूरी की दर से कम है। DMP1, EMP2 और FMP3 ये तीनों मजदूरों की सीमांत उत्पादकता वक्र है। जब OL1 श्रमिकों को रोज़गार दिया जाता है तो उनको जो पूंजीवादी मजदूरी है जो दी जा रही है वो है OWQ1L1 के बराबर और इन्हीं OL1 श्रमिकों का जो इनकी सीमांत उत्पादकता है वो है ODQ1L1 के बराबर। तो उनकी जो सीमांत उत्पादकता है वो ज़्यादा है उनको दी जाने वाली मजदूरी की दर से, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो होगा DWQ1 के बराबर। ये कैपिटलिस्टिक सरप्लस पैदा होगा। उद्यमी अब इसी DWQ1 का आगे निवेश कर देंगे। इन्वेस्ट करने के बावजूद क्या होगा, श्रमिकों की मांग बढ़ेगी। मान लीजिए ये बढ़कर OL2 हो जाती है तो अब OL2 श्रमिकों को रोज़गार दिया जाता है जब, तो जो पूंजीवादी अधिक्य है वो बढ़कर EWQ2 के बराबर हो जाएगा। अब मान लीजिए इस सरप्लस का भी आगे फर्दर इन्वेस्ट कर दिया जाता है तो इन्वेस्टमेंट के बावजूद श्रमिकों की मांग आगे फिर बढ़ेगी और अब मान लीजिए OL3 श्रमिकों को रोज़गार मिलेगा। तो इस तरह से जो इस अधिक्य को आगे आगे निवेश करते रहने से जो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया है वो तेज होती जाएगी और अधिक से अधिक श्रमिकों को रोज़गार मिलता जाएगा। इस प्रकार ये प्रक्रिया मतलब तब तक चलती रहेगी जब तक समस्त जो अतिरिक्त श्रम है उसको काम पर नहीं लगा दिया जाता। तो इस तरह से लुईस ने अपने मॉडल में जो पूंजीपतियों के द्वारा अर्जित लाभों में से ही पूंजी निर्माण की संभावना को स्पष्ट किया है। उनके अकॉर्डिंग जो पूंजी निर्माण है वो विकास की कुंजी है डेवलपमेंट की, और जो श्रमिकों की असीमित पूर्ति है वो विकास में बाधा ना होकर पूंजी निर्माण में सहायक सिद्ध होती है। नेक्स्ट जो इसके फीचर्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इसकी आलोचनाओं को भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।